हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, और चैप्टर नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं, आपका पर्यावरणीय आवास। उसमें हम लोग बस्तियों को, परिवहन और जो आपका संचार सुविधा है, इन सभी का हम लोग अवलोकन कर रहे थे। हमने चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बस्तियों के हिसाब से पढ़ा, आपका जो सारी क्लाइमेटिकल जो आप कंडीशन थी उनके हिसाब को पढ़ा। हम संचार में आपका सड़क परिवहन को देख रहे थे, जल परिवहन को देख रहे थे, और जो कुछ बचे हैं आज उनको हम लोग आपका देख लेंगे। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम लोग आपके लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम अपना रुख करेंगे। और अभी जो है बच्चों, जैसे हमारा आपका 7 नंबर के चैप्टर में जो हमारा पूरा आपका चैप्टर हुआ है, इसमें अगर किसी भी बच्चे का कोई भी आपका डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझ पर भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है चैप्टर से संबंधित, आप मुझसे पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा फिर डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर नंबर 7 हमारा था मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। इसके विषय में हम लोग क्या है अपने इस लेक्चर में आपका बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बस्तियों को पढ़ा, स्थायी या अस्थायी जो प्रकार की बस्तियां हैं उनको हमने देखा, सबको एक एक करके कि किस प्रकार की ये बस्तियां हैं, क्या चीजें हैं, हम इनको कैसे देख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर को हमने जितना था कल के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसको समाप्त किया और बहुत सारी चीजों को हमने इसमें पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, हमने प्रकरण बस्ती देखी, सघन बस्ती देखी, उसके बाद सलटन के मकान देखे हमने, ठीक है, बर्फ में लोग कैसे रहते हैं, इग्नूस को देखे, परिवहन की सुविधा को पढ़ा किस प्रकार था, और हम लोगों ने इसी परिवहन की सुविधा में आपका सड़क मार्ग की पूरी स्थिति को हम लोगों ने आपका देख लिया कि सड़क मार्ग क्या है, और उसके बाद रेलवे मार्ग क्या है। इस रेल मार्ग को हम लोगों ने पहले पूरा पढ़ लिया था, और रेल मार्ग के बाद हम लोगों ने जल मार्ग की पूरी स्थिति को अच्छे से पढ़ा। या आज चलिए हम दोबारा शुरू करते हैं जल मार्ग को। तो कल हमने देखा था कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपका व्लादिवोस्तोक तक हम लोग ये पढ़ रहे थे आपका कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके विषय में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग जल मार्ग के विषय में इसमें अपनी बात करते हैं। देखिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल का मार्ग उपयोगी बनाया जा सकता है। अधिक दूरी में भार एवं भाड़े वाले सामानों को ढकने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन हो सकता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्रीय मार्ग। कैसे होते हैं? ये मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, उन दो पर समझना। एक है अंतर्देशीय, जो देश के अंदर ही अंदर होते हैं, ठीक है, या आप कहेंगे कि एक देश से दूसरे देश होते हैं। दूसरा होता समुद्री। समझिए क्या होता है, नवे नदियों, झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए किया जाता है। जो आपकी झील हैं, नाव हैं, हम उनका इस तरह से प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। ये ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि गंगा और आपके ब्रह्मपुत्र में हम इस प्रकार का जो तंत्र है हम इसको डेवलप कर सकते हैं, हम इसको फोकस कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं। और उत्तरी अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं, उन ग्रेट लेक्स को हम लोग आपका वेरी कर सकते हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जोड़े जाते हैं। पतन मतलब समझते हो, जो आपके पोर्ट होते हैं ना, जो आपके बंदरगाह होते हैं, उन बंदरगाहों से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका जोड़ा जाता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी आपका जनरेरा, अफ्रीका में डर्बन,
केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। चित्र मानचित्र 7.11 में आप इनके आपके कुछ ऐसे विश्व के पतन हैं जिनका आप देख सकते हैं और आप उनका नाम बताइए। आप इसको देखिए और समझिए कि किस प्रकार से ये पोर्ट पर आते हैं और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान वहां इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनको भेजा जाता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरा, हम लोग इसमें बात कर रहे थे वायुयान का, कि आजकल में बड़ा जो आपका चर्चित है और ऐसा मानते हैं कि वायुयान बहुत सुगम है और बस आसानी से हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन एक इसकी समस्या है कि ये महंगा बहुत है, यानी कि जो इसकी कॉस्टिंग है वो बहुत महंगी है। जैसे 20वीं सदी के आरंभ में विकसित या परिवहन में सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा है, यानी कि मेनली जो उसका फ्यूल है वो बहुत लागत वाला है, बहुत आपका कॉस्टली है, इसी कारण क्या है ये सर्वाधिक महंगा है। वायु यातायात खराब मौसम, कोहरे, तूफान से कुप्रभावित है, यानी कि इस तरह में इसको इम्पैक्ट हो सकता है। यह है यातायात का अकेला साधन है। कैसा है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक सिंगल यूज है। सर्वाधिक दुर्गम और दुर्लभ स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क या रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अन्य स्थानों एवं संकटाकालीन स्थिति में लोगों को बचाने, जल तथा कपड़े दवाई बांटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन है। क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण और इस तरह का ये संसाधन है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, केप टाउन, कैरियर में इसको दिखा सकते हैं। आप इनको समझ सकते हैं कि कहां कहां पर क्या स्थिति है और किस तरह से ये अपना फैला हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वायु संचार एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। बस एक ही इसमें खामियाजी है कि ये महंगा बहुत है, इसलिए अफोर्डेबल लोग कम हैं। इसके ज़्यादातर लोग सड़क के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से अपनी जर्नी को आपका कंप्लीट करते हैं। बस बात करें इसमें वायु मार्ग के माध्यम से समय का यूटिलाइजेशन करके हम लोग कम समय में आपका बाय एयर हम लोग पहुंच सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। अब बात करेंगे संचार की, कि संचार में क्या स्थिति है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्या करना है कि संचार क्या है? दूसरों के पास तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए नवीन संसाधनों को विकसित किया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र का विकास वर्णन करता है। संचार के तंत्र में विकास में सूचना क्रियाएं क्रांति आती है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न संसाधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़े संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। हम क्या बोलते हैं इनको? ये हमारा जनसंपर्क आपका मीडियम है। सैटेलाइट से संचार की तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा की पूर्व चेतावनी सैटेलाइट की सहायता होती है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेकुलर फोन से द्वारा वेब और टेलीफोन संचार आदि लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता नहीं मिलती, अपितु इनमें से हमारे जीवन में अधिकांश सुखदायक भी बन गया है। कैसा बन गया है? बहुत आपका जो सुखद है वो इस तरह की चीजें भी आपका बन गई हैं। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमाघर, होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच लोगों में एवं आपके सेवाओं तथा आपके संस्थाओं के प्रति तीव्र गति आपस में संपर्क होना संभावित कारण आज एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहा है। ये देखिए जिस प्रकार से हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं कि आप घर बैठे अपना ट्रेन को, रेल के टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम है, एक बड़े बाजार के रूप में हम इसको देख सकते हैं और कह रहे हैं कि एक हमने बहुत बड़ा समाज का जो सिस्टम है,
हम उसको क्या कर रहे हैं आपका, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो हमको इनको समझने की आवश्यकता है और इसको हमको देखने की आवश्यकता है कि क्या स्थिति है और क्यों हम इसको डेवलपमेंट में लगे हैं, ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा देख सकें और हम इसको जान सकें। देखिए, ये समझिए आप लोग। देखिए, डरवन को देखा आपने, मॉरिशस को देखिए। देखिए, मैं कुछ पॉट दिखा देता हूं आपको। लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस से इधर गए, लॉस एंजलिस से आइए सीधा इस साइड में होते हुए रियो डी जेनेरो, यहाँ से केप टाउन, डरबन, मॉरिशस, पार्थ, डरबन, जकार्ता, चेन्नई, मुंबई, अदन, सेशल्स, मॉरिशस। ये एक बहुत बड़ा आपका नेटवर्क है अगर आप इस नेटवर्क को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अंतरजातीय है। अब देखिए, इसमें अलग अलग हैं। जो आपका इस तरह से दिखाया गया डॉट डॉट, ये वाले जो साइन है, ये वाले ये जल मार्ग के हैं, रेड वाले वायु मार्ग के हैं, और ये पॉइंट आउट है, ये किस प्रकार के हैं बच्चों, ये आपके जो हवाई जहाज हैं और जो आपके जहाज हैं पानी के, उनमें। ये देखिए, ये है आपके बरमूडा ट्रायंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका और बहुत बार आपकी चर्चाओं में रहता है। कभी मौका मिलेगा तो आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बरमूडा ट्रायंगल में अक्सर जहाज फंस जाते हैं या तूफान की आंधियां आती हैं, उन सबको इसमें दिखाएंगे। तो जो बच्चों मेनली जो चैप्टर है आपका वो समाप्त हो चुका है कि पर्यावरण में किस तरह से आपका संचार है, आपका परिवहन है और बस्तियां हैं। इन चीज को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्या उनकी स्थिति को है, आप इसको समझ चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, जो भी आपका प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित। तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपका हम लोगों ने आपका कवर अप किया है कि कैसे स्थायी और अस्थायी बस्तियां बनती हैं, किनको स्थायी बोलते हैं, किनको अस्थायी बोलते हैं, मानवीय निवास के लिए क्या है, ऋतु प्रवास किस प्रकार की है, स्थायी ऋतु में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से मानवीय पर्यावरण के अनुकूल स्थिति है, उन सभी चीजों को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग आपका उसको देख रहे हैं और उसको आपका पढ़ भी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस तरह की चीजों को आप कोरिलेट करिए एक दूसरे से, और उसके बाद अगर कोई आपको डाउट बनता है, कोई प्रश्न बनता है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को हम शेयर कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट है या कोई शेयर है, नहीं तो हम बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा इसी सीरीज में। चैप्टर नंबर पूरा हो गया 7, चैप्टर नंबर 8 की तरफ वो आपका रुख करते हैं। इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको समझना बहुत जरूरी है। मानवीय पर्यावरण अंतर्निहित क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अब देखिए, चैप्टर ही बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले हमको उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश देखने। अब देखिए, इनको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इन शब्द के मीनिंग क्या है, क्या चीजें हैं। इनको मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो अब मुझे एक्सप्लेन करने की कोई शायद जरूरत ना भी पड़े। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अब इनके विषय में और अच्छे से सारी चीजों को पढ़ेंगे और अच्छे से इन सारे चीजों को इस विषय में जानेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उससे मतलब जानने के लिए उत्साहित होते हैं ना बच्चे की, अब क्यूरियोसिटी होती है कि चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस चीज के लिए वो कोशिश करते हैं कि क्यों है ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को आपका देखने की आवश्यकता है। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। कितने महीने बाद? 4 महीने।
वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर है। क्या है? वन्य जीव फोटोग्राफर है, यानी कि वो बड़े बड़े वनों में, सेंचुरी वनों में और जहाँ पर जानवर रहते हैं वहाँ की उनकी फोटोग्राफ करते हैं, उनके पिक्चर्स खींचते हैं तथा बहुत यात्रा करते हैं। बहुत छोटी उम्र में रेणुका ने उनकी रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। उनके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों में उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल वहां तक के रहने वाले लोगों को उन तस्वीरें में हमेशा उसको आकर्षित करती थी। सबसे पहले इमेज है, इस इमेज को एक बार आप गौर से देखिए, आपको हर एक इमेज का इसमें पहलू दिखाई देगा। देखिएगा आप लोग, इसमें अफ्रीकन, यूरोपियन, चाइनीज, इंडियन और एशियन सब आपके लोग यहाँ आपको दिखाई देंगे। आप इन पर विचार करें, एक एक करके देखिए। देख लिया? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ लोग शुष्क क्षेत्र रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से, कुछ गर्म नरम वर्षा वालों से। वे कितने अलग दिखते हैं। रेणुका कहती है वे दिखने में भले ही अलग हों, लेकिन भोजन, कपड़ा जैसे मकान, वन्यजीव उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान है। यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो उनका अलग है, देखने में भले ही कैसे हों हमसे, देखने में भले ही अलग हों, लेकिन जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है वो कैसी हैं? सेम हमारे जैसी है। जैसे कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये सब चीजें क्या हैं? हमारे जैसी। श्रीकांत चाचा ने कहा उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं तो कभी समझौते कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्य में परिवार की मदद करते हैं। वे परिवर्तन के करीब होते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों में सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। क्या करते हैं? वनों में आपकी सामग्री को एकत्रित करते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं और इनको आपका सीख जाते हैं। ठीक है? और देखिए अध्याय यानी कि चैप्टर 8, 9th और 10th में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवास जीवन के बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर ऐसे होंगे 8 और 9, 10 आपको वर्ल्ड की जो नेचुरल जो आपका प्राकृतिक प्रदेश हैं उनमें जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आप उनको बहुत अच्छे से फेस करेंगे और आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसमें बात कर रहे हैं अमेजन बेसन का जीवन। अब देखिए अमेजन के जंगल तो बड़े डेंस हैं, बड़े घने हैं और सघन हैं। उसके वहां जीवन की बात कर रहे हैं कि क्या है उसका जीवन और कैसे ये लोग अपना जीवन को देखते हैं। देखिए अमेजन बेसन के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हम मानचित्र 8.2 को ध्यान से देखें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, याद है आपको या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं चैप्टर 2 नंबर और 3 आपको पढ़ा रहा था तो मैं कर्क रेखा, मकर रेखा, उष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण इस प्रकार के सारे को मैंने आपको समझाया था। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अब देखिए ये भी मैं आपको बताया कि भूमध्य रेखीय प्रदेश किसको बोलते हैं, कि 10 डिग्री आपका उत्तरी गोलार्ध, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच का जो रीजन है आपके कर्क रेखा से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा प्रदेश बोलते हैं। क्लियर है? इतना मैं आपको बताया था और इतना मैं समझाया भी था। और कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में हमने उष्ण कटिबंधीय प्रदेश को भी मैंने आपको लोकेटेड किया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 साउथ में का जो इनका बीच का रीजन होगा ये आपका क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय रीजन। उष्ण माने होता है गर्म, कटिबंधीय माने होता है जोन, ठीक, और प्रदेश का मतलब प्रदेश है, क्षेत्र होता है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दीजिए कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है। कहां से निकलती है? आपका पूर्व में पश्चिमी महासागर से निकलती है और फिर कहां गिरती है? आपका
उसमें जाकर आपका गिर जाती है। और ये एक आपको देखने वाली बात है कि ये वहां आपका पहुंच जाती है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। देखिए, जब कोई आपकी नदी निकल रही है और कोई नदी मिलकर वहां से निकलकर जिस अंतिम रूप से जिस जगह मिलती है उसे क्या बोलते हैं? हम उसको, उस नदी का हम लोग आपका मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस नदी का हम लोग? कि ये उस नदी का आपका मुहाना है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी है, यानी कि अमेजन नदी की बहुत सारी आपके ट्रिब्यूटरी नदी हैं जो उसकी सहायता करती हैं, यानी कि उसमें आके मिलती हैं। अब देखिए, अमेजन बेसिन का निर्माण करती है यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ क्षेत्रों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे छोटे भागों से प्रभावित होती है। कहां से निकलती है? ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका वेनेजुला, इस जगह से निकलती है। ठीक, क्या आप इस बेसिन की स्थिति में उन देशों के नाम बता सकते हैं जिन्हें भूमध्य रेखा से गुजरती है? अब देखिए, यह है 0 डिग्री और यह है 10, ये भी 10 और ये है लास्ट 50। ये रही अमेजन नदी। देखिए, एक मिनट, आपको पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। ये रहा अमेजन मुहाना। और कितनी नदी से मिल रही है, मंडीरा भी से मिल रही है। ये बहुत सारे नदी तंत्र आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, तो एक पूरा जो सिस्टम है बना हुआ वो आपको इसमें दिखाई देगा। मैं कल आपको मैप लेके आऊंगा नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका का, उन दोनों मैपों को हम लोग देखेंगे और दोनों को मैप का देखकर हम लोग आपका बात करेंगे कि क्या चीज है और किस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सहायक नदियां की हम लोग बात करते हैं। सहायक नदी क्या है? तो यह छोटी नदी होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्या है? आप कहेंगे कि ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा आपका नदी बेसिन है। ठीक है, इसको देखिए। कौन सा बच्चों? अमेजन का। ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका नदी बेसिन है वो किसका है? अमेजन नदी का है। इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको, क्योंकि जो आपके क्विज कंपटीशन होता है तो क्विज कंपटीशन में ऐसे प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो अगर आप उनको नोट करते चलेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको याद रहेंगे और अभी से आप उनको अच्छे से आपका तैयार भी कर सकते हो। फिर आपको ज़्यादा जो समस्या है वो आपकी होने वाली है नहीं इस चैप्टर के अंतर्गत, क्योंकि जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो चीज़ें पूरी आसान रहेंगी और आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी। इस तरह से इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं जलवायु की कि कैसा क्लाइमेट है, स्थिति में क्या चीज़ें हैं, हम लोगों को उन पर सब चीज़ों को समझ आना चाहिए। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैलता है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नमी जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों के समय में लगभग समान रूप से गर्म आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वहाँ भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के
दिन का तापमान एवं आर्द्रता ही अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। क्या रहती है? कि जो आर्द्रता है वो सेम बनी रहती है। तो हम लोगों को समझना है कि अमेजन बेसिन नदी का जो क्षेत्र है वो कहाँ फैला है? भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। ठीक। और क्या होती है? हाँ, पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु होती है, ये हमको ध्यान रखना है। गर्म और आर्द्र होती है और शरीर में चिपचिपाहट क्या होती है आपकी? महसूस होती है, हमको समझना है। ठीक है। और बिना किसी पूर्व आपके चेतावनी के हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान क्या होता है आपका? कम हो जाता है। कह रहे जो तापमान है रात के समय क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वर्षा वनों की। ये वर्षा वन क्या होते हैं और किसको कहेंगे आप कि ये वन आपके वर्षा वन है? ठीक है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उगाती है। सघन मतलब एक डेंस होते हैं, जैसे कि एक पेड़ के बगल में जस्ट दूसरा पेड़ पौधे, मतलब बहुत डेंस होते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता। ठीक है। की पत्तियां तथा शाखाओं छत सी बन जाती हैं जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता है। भूमि की प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यह केवल वनस्पति पनपती सकती है। इसमें छाया की बढ़ने की क्षमता हो जाती है। परजीवी पौधों को एक नए आर्किड और बेमेडन आपके पैदा होते हैं। तो यहाँ अगर आप स्थिति देखोगे तो यहाँ के पेड़ पौधों की स्थिति एक बहुत यूनिक आपको दिखाई देगी। तो अब जब भी हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोब को देखेंगे और ग्लोब में हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा और आपके भूमध्य रेखा इसको देखेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को देखेंगे, भूमध्य रेखा क्षेत्र को देखेंगे, उपोष्ण क्षेत्र को देखेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि कैसे वेजिटेशन मिलता है, क्या उनका स्ट्रक्चर है। ये सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आपका ना रहे और आप हर चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने इस लेक्चर को रिवीजन करते रहिए ताकि कोई भी डाउट आए तो हम उसको ले सकें। तो बच्चों, अपने रिवीजन का काम, अपनी पढ़ाई का काम अपने जोरों से रखिए और कोई भी आपका डाउट बनता है और इससे विषय से आपका संबंधित तो आप मुझसे जरूर पूछिए और जरूर आपका शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।